हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आई होप आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एसएफएम का पूरा रिवीजन भी कर लिया होगा। एसएफएम के जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं आपने 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए होंगे, फॉर्मूला शीट भी तैयार कर ली होगी। बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली होगी जैसा आपको बताया गया था। अब अब क्या करें सर? अब सर लास्ट आ गया है। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? देखो, एक तो क्या पढ़ना चाहिए आपको, इसके लिए मैंने लास्ट एक वीडियो आपके लिए बनाया था। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, अगर किसी ने वो अभी तक नहीं देखा है तो वो पहले उस वीडियो को जाकर भी देख सकता है कि हमें बड़े क्वेश्चंस करने के लिए सर हमें वो सेकंड से लेकर 8 तक क्वेश्चन जो हमें करने हैं उसके लिए हमें लास्ट में क्या रिवाइज करना होगा। तो एक तो आप वो देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ लिंक पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं वहां पर वीडियो। दूसरा, सर वो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपने उस वीडियो में नहीं बोला था, तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आज। आज मैं आपके लिए ले गया हूँ एमसीक्यूज का रिवीजन। और मुझे जो लग रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या जो रिवाइज करने से हमारे एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, वो एमसीक्यूज हम आप आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं 4 दिसंबर 2025। ओके, अब इसमें क्या करें सर? एमसीक्यू मैराथन दिसंबर 2025 के लिए सर इसमें ना हम आपको टोटल 111 एमसीक्यूज करवाएंगे। टोटल 111 का क्या लॉजिक? कुछ नहीं जी, अच्छा लगा शगुन का तो मैंने कहा चलो 111 एमसीक्यूज रिवाइज करवाते हैं। 111। ओके, तो हर एक एमसीक्यू को आपको बड़े अच्छे से कर लेना होगा, बड़े ध्यान से कर लेना होगा। इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम के एमसीक्यूज हैं, मॉडल के भी हैं, तो उनको कवर करते हुए मुझे लग रहा है कि जिस पैटर्न पे वो पूछ रहे हैं उसी पैटर्न पे मैंने आपके साथ आज एमसीक्यूज डिस्कस कर लेने हैं। चलो, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम एक एक एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट ऑफ ZOBM लिमिटेड रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 लाख। ओके, 100 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जनरेट एनुअल कैश इनफ्लो, कितना इनफ्लो हर साल? मतलब 100 लाख लगाएंगे, हर साल इनफ्लो कितना आएगा? 29.85 लाख। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%, डिस्काउंटिंग रेट आपको 10% दे रखा है। प्रीमियम फॉर द नॉर्मल रिस्क, प्रीमियम फॉर द नॉर्मल रिस्क, रिस्क के लिए आपको क्या करना होता है? कुछ एक्स्ट्रा कमाएंगे, जितना रिस्क ज्यादा होगा हम उतना एक्स्ट्रा कमाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। तो का प्रीमियम फॉर द नॉर्मल रिस्क कितना? 3%। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम फॉर द एबनॉर्मल रिस्क? ओके, प्रीमियम फॉर द एबनॉर्मल रिस्क पूछा है, दैट कैन बी अर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट। कितना कमाया जा सकता है भैया? कमाया, और यूजिंग आईआरआर, बेचारे ने ये भी लिख के दिया, तो सिंपली तुमको आईआरआर पता करना था। अब आईआरआर क्या होता है सर? आईआरआर होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो हर साल के इनफ्लो 29.85 लाख, 29.85 लाख, इसे हम क्या करते हैं 5 साल के ना, बिल्कुल। तो हम कौन सी रेट से चेक करते हैं कि यहाँ पे 13% है, 14% है, 15% है। तीनों रेट से आप चेक करना मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटिव फैक्टर से। जिस क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर, मैं किससे कर रहा हूँ सर? मैं ना 15% वाले से करता हूँ, 15%। तो अगर मैं 15% वाले से करूं इंटू 3.35, ओके, जिस क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट 100 लाख के पास आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या सर? आईआरआर। वो रेट क्या होगा? आईआरआर, क्योंकि वहां पर इस रेट पर क्या है आपका? इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है। इसका मतलब आप इस प्रोजेक्ट से 15% से कमा रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल 15% से कमा रहे हैं। 15 में से 10 तो क्या है? रिस्क फ्री रेट है, और 3% का रिस्क प्रीमियम किसकी वजह से? नॉर्मल रिस्क की वजह से। बाकी कितना बचा? अभी भी 2% बच गया, दैट इज एबनॉर्मल रिस्क के लिए कितना आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं? सिंपल, 2%। तो टोटल 15 कमाना चाहते हैं, जिसमें से 10 रिस्क फ्री हो गया, 3 नॉर्मल रिस्क का हो गया और 2 एबनॉर्मल रिस्क का हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रॉक्सन लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग, सोच रहे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आरजेड फॉर 5 इयर्स, 5 साल का प्रोजेक्ट है, विद एन इनिशियल आउटले कितना? 30 करोड़। द कंपनी एक्सपेक्ट अ यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो 10 करोड़, कितने साल? 5 साल के लिए है। द एक्सपेक्टेड रेट एट विच द सेड कैश फ्लो विल बी रीइन्वेस्टेड, किस रेट से रीइन्वेस्ट कर सकते हो? 12% से रीइन्वेस्ट कर सकते हो। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी इज 10%, व्हाट विल बी द मॉडिफाइड एनपीवी? मॉडिफाइड एनपीवी का क्वेश्चन है आपका। जो पहला जनरली क्वेश्चन बनता है वो कैपिटल बस्टिंग से ही वो पिक करते हैं, कैपिटल बस्टिंग या ईआरपी, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल, तो उसी से ही पिक किया जाता है, ये ध्यान रखना। पहला एमसीक्यू,
तो मॉडिफाइड एनपीवी का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मॉडिफाइड एनपीवी। सर मॉडिफाइड एनपीवी के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हर साल के हमारे कैश इनफ्लो हैं, पहले हम उनको री इन्वेस्टमेंट रेट से हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते चलते हैं। बिल्कुल इन्वेस्ट करते चलोगे, लास्ट में हम फ्यूचर वैल्यूज पता कर लेंगे, और फिर फ्यूचर वैल्यू के बाद इस रेट का यूज करते हुए, डिस्काउंटिंग रेट का यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हर साल के इनफ्लो है 10 करोड़, इसको हम क्या करते हैं, जो री इन्वेस्टमेंट रेट है 12%, उससे हम देखते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर मतलब अगर आप, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या होता है, अगर आप हर साल एक एक रुपया इन्वेस्ट करें तो 5 साल बाद वो एक एक रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया है, एक रुपया एक रुपया एक रुपया एक रुपया एक रुपया, टोटल 5 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया वो कितना बन जाएगा, 6.3528 बन जाएगा। तो 10 करोड़ अगर आप हर साल कमाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो ये कितना अमाउंट बन जाएगा। सर 12 ही क्यों लिया, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट रेट 12% था। ओके, तो 6.3528 मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आ गया, राइट। ओके, तो 10 करोड़ इंटू 6.3528, सर ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू 6.3528, 6.3528, ये आ गया 63.528 करोड़। ओके, ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। अब फ्यूचर वैल्यू के बाद हमें क्या करना होता है, इसका प्रेजेंट वैल्यू देखना होगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए क्या करना होगा तुमको, डिस्काउंटिंग रेट से यूज करते हुए पी फैक्टर पता करना है। डिस्काउंटिंग रेट कितना है सर, डिस्काउंटिंग रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। ओके, 10% से 5th ईयर का पी फैक्टर, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.6209, इससे मेरे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। 5 साल बाद जो मुझे मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 0.6209 से, और माइनस कर दूंगा क्या, मैं माइनस कर दूंगा ये 30 करोड़, माइनस कर दूंगा ये 30 करोड़, माइनस किया 30 करोड़, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया, एनपीवी आ गया 9.4445 आया, दैट इज 9.445 करोड़। ओके, तो मॉडिफाइड एनपीवी में क्या होता है वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 111 एमसीक्यू है यार, अपने को आते हैं एग्जाम में 15, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 30 नंबर के लिए। GINSP Limited invested 36 करोड़ in its recent project GZ. ओके, इसने इन्वेस्ट किया 36 करोड़। द कंपनी एक्सपेक्ट अ यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो 12 करोड़ 5 साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। मॉडिफाइड एनपीवी दे रखा है इस बार, अरे वाह। व्हाट विल बी द री इन्वेस्टमेंट रेट एप्लीकेबल टू द कैश इनफ्लो एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड बाय दिस प्रोजेक्ट। री इन्वेस्टमेंट रेट पूछा है, तो अब क्या किया जाए, री इन्वेस्टमेंट रेट कैसे निकाला जाए। एक काम करो, ट्रायल एंड एरर कर लो, बेटर है, एमसीक्यूज है ना, ट्रायल एंड एरर कर लो कि भैया कौन सी रेट से, वरना उल्टा चलना पड़ेगा, है ना, वरना उल्टा चलना पड़ेगा। तो आप ट्रायल एंड एरर कर लो, उल्टा चलोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, उल्टा चलोगे तब भी हो जाएगा। कैसे सर, देखो मॉडिफाइड एनपीवी क्या होता है, मॉडिफाइड एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आउटफ्लो कितना है 36 करोड़ का, और मॉडिफाइड एनपीवी कितनी है 8.123 करोड़ की। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आएगा सर, ये ना 36 प्लस कर दो, पता चल जाएगा। 36 प्लस किया 8.123, तो ये आया 44.123 करोड़, 44.123 करोड़। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अच्छा, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट क्या दे रखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। ओके, 12% 5th ईयर का, 12% 5th ईयर का पी फैक्टर 0.5674 है। तो क्या मैं फ्यूचर वैल्यू पता कर सकता हूँ, हाँ फ्यूचर वैल्यू पता कर सकता हूँ। कैसे, 44.123 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं डिवाइड कर दूंगा 0.5674 से, मल्टीप्लाई करने पर तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ना पी फैक्टर से, तो डिवाइड किया फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा डिवाइड करने से 0.5674। ओके, ये आया सर 7.7634, ये फ्यूचर वैल्यू आ गया। बस अब तुमको ये देखना है क्या कि हर साल तुम्हारा इनफ्लो कितना 12 करोड़, और ये फ्यूचर वैल्यू कितना है 77.76। 12 से डिवाइड करो इसको, 12 से डिवाइड 6.48 समथिंग आ रहा है, 6.48 मतलब 13% मेरा इन्वेस्टमेंट रेट है। ओके, समझ में आया। फ्यूचर वैल्यू मेरा है 77.76 किसका, 12 करोड़ का। तो 12 करोड़ को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि 77.76 आ जाए, 6.48 से, और 6.48 कौन सी रेट पर है,
सर 13%, इसका मतलब 12 करोड़ हर साल 13% रेट से अगर री इन्वेस्ट होता है तो वो अमाउंट 5 साल बाद 77.76348 बन जाता है। डन। चलिए, तो मॉडिफाइड एनपीवी के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन बड़े होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि भाई इसको बाद में करना है ना। सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा था ना वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, कि भैया आराम से करना, बाद में करना। ओके, क्योंकि बड़े होते हैं, टाइम लगता है और दिमाग भी। नाउ हैज बीन इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट व्हिच विल रिक्वायर 39 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू मशीनरी। कंपनी एक्सपेक्ट ऑन द दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड एनुअल कैश फ्लो 6 लाख पर ईयर आफ्टर टैक्स इंडेफिनेटली। अच्छा, कमाते रहेंगे कमाते रहेंगे और कमाते ही रहेंगे। द डिस्काउंट रेट which it applied to investment decision of this nature is 14%. Okay, discount rate 14% है। What will be the base case NPV for Jotson PLC? Okay, project. सर बेस केस एनपीवी, मैंने कहा भैया बेस केस वर्क जो भी है, बेस केस एनपीवी पूछा। बेस केस एनपीवी समझते हो ना तुम लोग? हाँ सर, वो एडजस्टेड एनपीवी के अंदर हुआ करता था एक बेस केस एनपीवी। बिल्कुल, तो अपने दिमाग कुछ नहीं लगाना, 14% डिस्काउंटिंग रेट है। सिंपल, आपको क्या कर लेना है, कैश फ्लो आपको दे ही रखा है, 14% से हम देख लेते हैं कितने साल का। सर इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब ये तो परपेचुइटी हो गया। तो परपेचुइटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। परपेचुइटी के केस में सर ऐसा आएगा कि जो आप 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर अमाउंट टू बी रिसीव्ड, रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड, डिवाइडेड बाय क्या कर देना होता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, और माइनस कर देना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सर ऐसा क्यों किया आपने? अरे 6 लाख कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, 4 साल 5 साल 10 साल ऐसा नहीं है, इनडेफिनेटली, पता नहीं कब तक है, तो इनफाइनाइट मानो आप, तो मिलते रहेंगे और मिलते ही रहेंगे। तो ये परपेचुअली का केस हो गया। तो 6 लाख डिवाइड बाय 0.14 किया, माइनस किया 39 लाख, या 3 लाख में है तो लाख से मैं डिवाइड कर देता हूं, 3.857, तो 3.857 मतलब 3.86। ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A project of Robin Limited has a NPV, base case NPV कितने का? 1,50,000 रुपए का NPV दे रखा है। The project has one financial side effect. It expand the firm's borrowing power by 5 lakh. The project lasts indefinitely. Project चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। So it is treated as supporting perpetual debt. अच्छा, तो ये perpetual debt है। If the borrowing rate is 10% and the net tax saving is 35%, एडजस्टेड एनपीवी बताना। तो एडजस्टेड एनपीवी के अंदर याद करो मैंने क्या बताया था, जो आपका बेस केस एनपीवी होता है, बेस केस जो एनपीवी होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेट, और माइनस कर देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेस केस एनपीवी तो अपने को पता है 1,50,000। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेट कितना होगा? तो देखो डेट है 5 लाख। अगर मैं बात करूं इस पर बोरिंग रेट है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट होगा ना, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन डेट मतलब टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट। ओके, तो 5 लाख का 10%, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। ओके, इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कितनी? 35%। और क्योंकि इंडेफिनेट पीरियड के लिए है, परपेचुअल है, तो अगेन रिक्वायर्ड रेट से डिवाइड करके ही वैल्यूएशन आएगा। तो 10 से तो 10 कट हो गया सिंपल, तो 5 लाख, ये यहां से 10 तो आपस में कट ही हो गया, 10% 0.10 एक ही बात है। 5 लाख इंटू 35%, 175 प्लस 150 कितना आएगा? 325। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीटी कंपनी इज कंसिडरिंग 4 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट है, पी क्यू आर एंड टी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 प्रोजेक्ट है, एक्सपेक्टेड एनपीवी दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है, आइडेंटिफाई द लीस्ट रिस्की, सबसे कम रिस्की कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसा आता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है सर स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ये रहा, एक्स बार ये रहा। हर एक प्रोजेक्ट का तुमको पता कर लेना। स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोजेक्ट ए की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डिवीजन 8,000 और एक्स बार 1,20,000।
फिर स्टैंडर्ड डिवीजन प्रोजेक्ट बी का अगर हम पता करें तो 20,000 डिवाइडेड बाय कितना, 1,60,000। ऐसे ही सी के लिए 24,000 डिवाइड बाय 1,40,000। ओके, फिर प्रोजेक्ट डी के लिए अगर देखा जाए 28,000 डिवाइड बाय 1,80,000। ओके, देखो चेक करते हैं। 8,000 डिवाइड बाय 1,20,000 0.0667 कर सकते हैं। फिर 20,000 डिवाइड बाय 1,60,000 कितना आएगा, 0.125। फिर 24,000 डिवाइड बाय 1,40,000 0.1714 समथिंग। ओके, और 28,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 कितना, 0.155। सबसे कम किधर है, सबसे कम किधर है सर, सबसे कम है ना इधर है। तो अच्छा, ABCD और इधर PQRT, थोड़ा सा ना इसको करेक्शन कर लेना, ये प्रोजेक्ट ABCD नहीं है, PQR और T है, PQR और T, ठीक है, PQRT, PQR और T। तो सबसे कम रिस्क किधर है सर, सबसे कम रिस्क है प्रोजेक्ट P के अंदर, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा, रिस्क वहीं पे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, Santika project has a mean value of 11,700. The management wants to determine the probability of NPV of the project under different ranges. अच्छा, probability पता करना है। If the standard deviation of the project is 6,000, what will be the probability of NPV between? Okay, सर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला क्वेश्चन आ गया ना, बिल्कुल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया है। दिस वन याद है तुमको, कुछ पढ़ा हुआ तो होगा ना, हाँ सर पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल। ये म्यू वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है जहां पर जेड वैल्यू होता है 0। ओके, अब कहा मीन वैल्यू कितना है, 11,700, 11,700। ओके, मैनेजमेंट वांट्स टू डिटरमाइन, अच्छा जेड वैल्यू इस पे 0 होगा, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी अंडर डिफरेंट रेंजेस। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना देगा, 6,000 देगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बिटवीन 7,200, ये x1 7,200, कम वाला वैल्यू लेफ्ट साइड में, ज्यादा वाला वैल्यू x2 13,200 राइट साइड में। अब इस पर मुझको z का वैल्यू पता करना है, इस पर भी मुझे z का वैल्यू पता करना है। ओके, z कौन सा सर, ये इसको हम नाम दे देंगे Z1, इसको नाम दे देंगे Z2, Z1 Z2 कैसा आएगा, क्या फॉर्मूला होता है सर, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है Z1 x1 कितना 7,200 माइनस मीन वैल्यू 11,700, डेविएशन आ गया, डिवाइड बाय एक्चुअल डेविएशन कितना देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 6,000। तो 7,200 माइनस 11,700 डिवाइडेड बाय 6,000 कितना आएगा, माइनस का 0.75। ओके, फिर यहां पर बात करें अगर Z2 के लिए तो 13,200 माइनस 11,700, 13,200 माइनस 11,700 अंग्रेजों, डिवाइड बाय 6,000। ओके, तो 13,200 माइनस 11,700 डिवाइड बाय 6,000, 0.25 ये आ गया 0.25। ओके, तो ये आया माइनस का 0.75, ये आ गया 0.25। अब तुमको क्या करना होता है, तुमको इन बिटवीन वैल्यू देखना है, तो एरिया डिफाइन करना होगा ना, ये यहां से लेकर ये जो भी ये वैल्यू है यहां तक का, ये एरिया आपने को पता करना है, प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो कितना कितना आएगा, ये वाला 0.25 के लिए कितना है, 0.0987, 0.0987। तो 0.25 के लिए तो है 0.0987, और 0.75 के लिए कितना है 0.2734, 0.2734 जेड वैल्यू आपको दे रखा था। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, 0.2734 प्लस 0.0987, 0.3721, 37.21%, दैट्स इट। ओके सर, चीटिंग करते हैं ये लोग, ऐसा ऐसे क्वेश्चन देते हैं। हाँ, एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है, सोचो ना, ऐसे टॉपिक्स यूज किए गए हैं जो आप शायद पढ़ते ही नहीं है। मॉडिफाइड एनपीवी, एडजस्टेड एनपीवी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
एक पहला क्वेश्चन भिड़ते ही जो आपको पहला क्वेश्चन दिया जाता है वो ऐसे टॉपिक से जो आप पढ़ते ही नहीं है, बेचारा बस ये IRR एग्जाम में ढंग का आया हुआ था, बाकी ऐसे क्वेश्चन है जो रेयर केस में आप लोग देख के जाते हैं ना। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, A company has 7 crore available for the investment. इन्वेस्टमेंट के लिए कितना है इसके पास? 7 करोड़ रुपए। It has evaluated its option and has found that only 4 investment projects given below have positive NPV. All these investment are divisible. हाईलाइट कर देना, प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? डिविजिबल हैं एंड गेट प्रोपोर्शनल NPV। अच्छा एक बात बता देता हूँ, जिसको भी ये 111 MCQs का PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ डिविजिबल एंड गेट प्रोपोर्शनल NPVs, ठीक है। तो डिविजिबल है तो याद करो क्या होता था, PI के अकॉर्डिंग रैंकिंग देते थे। तो सबसे ज्यादा जिसका PI होगा सर उसको रैंकिंग 1 देना, उससे कम वाले को 2 देना, उससे कम वाले को 3 देना, उसके बाद 4 देना, ठीक है, दे दिया। अब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो जब तक है तुम्हारे पॉकेट में पैसा। 7 करोड़, तो सबसे पहले ये 2.5 करोड़ का ये हो गया, 7 में से मैंने 2.5 लेस किया, अब मेरे पास बचे हैं 4.5। सेकंड नंबर पे ये, अरे सर ये तो 6 पूरा हो ही नहीं पाएगा, इसमें से तो केवल 4.5 करोड़ का ही प्रोजेक्ट से हो पाएगा। कर पाएंगे क्या हमेशा? बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल इन नेचर, डिवाइड किया जा सकता है, पार्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अभी क्या होगा? आंसर सिंपल इतना सा है, प्रोजेक्ट जेड को तो पूरा कर लो और डब्ल्यू को पार्ट में कर लो। प्रोजेक्ट जेड को तो पूरा कर लो और डब्ल्यू को पार्ट में। वैल्यू भी नहीं पूछा, एनपीवी भी नहीं पूछा, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जेड लिमिटेड इन्वेस्ट 20 लाख इन अ प्रोजेक्ट विद लाइफ कितना 5 इयर्स एंड नो सेल्वेज वैल्यू। 5 साल की लाइफ है, 20 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किए एंड नो सेल्वेज वैल्यू, ठीक है, अच्छी बात है। टैक्स रेट 50% बता रहा है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लगाना है, यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन शेल आर गिवन। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोला, लेकिन कहा अभी तक इसमें डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग कंसिडर नहीं किया गया है। तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन कितना होगा? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन मैंने कहा देखो जी 20 लाख इसकी लाइफ है, सॉरी 20 लाख इसकी कॉस्ट है, 5 साल इसकी लाइफ है, 4 लाख का डेप्रिसिएशन बनता है और 4 लाख पे टैक्स सेविंग कितना 50%, तो 2 लाख टैक्स सेविंग, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख और 2 लाख बनता है। तो कितना आएगा एक्चुअली कैश फ्लो? 6 7 8 8 और 9। अब बताओ पूछा क्या? पूछा है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कितने टाइम आपका पैसा रिकवर हो रहा है? तो पैसा लगा कितना 20 लाख, उठाया कैलकुलेटर लिखा 20 लाख माइनस पहले साल कितना 6 लाख हो गया, ये माइनस किया, फिर 7 हो गया, ये भी माइनस किया, अब बचे मेरे पास 7 और थर्ड ईयर में तुम कमा रहे कितने हो 8, इसका मतलब 2 साल तो पूरे पूरे लग गए, प्लस थर्ड ईयर में हमको और रिकवरी करना था 7 लाख का, 8 लाख हमने कमाया है, 7/8 कर दो तो कितना आएगा 7/8 करने से, और मंथ में चाहिए तो 12 महीने से मल्टीप्लाई भी कर दो। ओके, तो 7/8 इंटू 12 किया तो 10.5 है, मतलब 2 साल और 10.5 मंथ, 10.5 मंथ मतलब 11 महीने। ओके डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोजेक्ट हैज अ 10% डिस्काउंटेड पेबैक। अच्छा इस बार पेबैक नहीं, इस बार डिस्काउंटेड पेबैक of 2 years with annual after tax cash inflow commencing from year end 2 to 4 of 400 lakh। मतलब सर ये कहना क्या चाहते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक कितना है इसका? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बता रहा है ये अपना 2 साल। ओके 2 years, 2 साल अपना ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बता रहा है और डिस्काउंटिंग के लिए रेट 10% है। क्या बोल रहा है? एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो कमेंसिंग फ्रॉम ईयर 2 to 4। अच्छा कैश इनफ्लो जनरेट ही कब हुआ है? कैश इनफ्लोज की अगर बात करें तो भैया कैश इनफ्लो जनरेट ही कब हुए हैं? सेकेंड ईयर में ही जनरेट हुआ है। कितना? 400 लाख, 400 लाख, और 2 साल इसका डिस्काउंटेड पे बैक है। अच्छा डन। हाउ मच वुड हैव बीन द टोटल प्रोजेक्ट कैश आउटले? कितना आउटफ्लो होगा? 2 इंस्टॉलमेंट में आउटफ्लो है। इंस्टॉलमेंट कैसे हुआ है? 2 इंस्टॉलमेंट में आउटफ्लो हुआ है, इक्वली एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, आउटफ्लो पता करना है, कर देंगे। पहले ये तो बताओ
ये 400 है, और अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट यूज करूं 10% से तो 0.909 और 0.826, प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा ऑफ कैश इनफ्लो, तो ये आएगा 400 इंटू 0.826, 330.4, 330.4 मतलब मेरा इनफ्लो कितना, देखो पे बैक पीरियड क्या होता है, जहां पे आपने अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया, इसका मतलब मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आ रहा है, 330.4 आ रहा है, तभी मैंने अपना 2 साल में पैसा रिकवर कर लिया, बिल्कुल। अब मेरा आउटफ्लो आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो है 330.4, 330.4। अब आउटफ्लो आएगा कैसे का, दो बार आउटफ्लो है, एक तो एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 1। अच्छा, एक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग पे तो पी फैक्टर 1 लगेगा, और एक और एक्स अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, तो फर्स्ट ईयर का एंड का पी फैक्टर लगेगा, तो ये हो जाएगा 1.909x। तो x अमाउंट कितना है, x अमाउंट है 330.4 डिवाइडेड बाय 1.909, 302। कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ पक्का गड़बड़ है, 330.4 डिवाइड बाय 1.909, 173.075, ओके। कितना करोड़ है क्या, नहीं लाख है, ये एक्स अमाउंट आ गया। अगले ने पूछा था टोटल आउटले, टोटल आउटले तो सर ये तो एक्स है, टोटल आउटले एक बार हुआ था, दो बार हुआ था, दो बार हुआ था, तो देखो टोटल आउटले कितना होगा, 173.075 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना, इनटू किया 2, तो यार 346.15, 346.15, डन। शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था, बिल्कुल। मुझे ना ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग पता नहीं क्यों आ रहा है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। 111 में भी कैपिटल बस्टिंग अगर कोई पहला क्वेश्चन पूछना चाहे तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सिंपल सा था, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड दे रखा था, 2 साल में पैसा रिकवर हो रहा है, हर साल के इनफ्लो बता रखे थे 400 हैं, वो भी कब से, सेकेंड ईयर से स्टार्ट, फर्स्ट ईयर में तो थे ही नहीं, फर्स्ट ईयर में तो थे ही नहीं, तो 400 यहाँ पे है। मैंने देखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, ये 2 साल जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड था उसमें मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है, इतना। पे बैक पीरियड का मतलब ये हो गया कि भैया मेरा पैसा रिकवर हो गया, तो यहाँ पे रिकवर हुआ 2 साल में, तो इनफ्लो और मेरा आउटफ्लो बराबर होना चाहिए कि नहीं हो रहा, तभी रिकवर हुआ। ओके, तो आउटफ्लो मेरा 330.4 है, और इस पैसा लग कैसे रहा है, एक्स अमाउंट आधा स्टार्टिंग में और आधा फर्स्ट ईयर के एंड में लग रहा है, तो मैंने वो आधा अमाउंट को मान लिया एक्स अमाउंट उतना लग रहा है, वो फर्स्ट ईयर के जो बिगनिंग में लगा उस पर फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर, बिगनिंग का पी फैक्टर लगा दिया 1, फर्स्ट ईयर के एंड में जो लगा उस पर फर्स्ट ईयर के एंड का पी फैक्टर लगा दिया 0.909, सिंपल। ओके, अब हमने क्या किया, हमने देख लिया कि भैया ये अमाउंट भी लगा है, ये अमाउंट भी लगा है, ये फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में लगा है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में लगा है, लेकिन दोनों का मिलकर प्रेजेंट वैल्यू कितना बन रहा है, 330.4 बन रहा है। तो उससे एक्स अमाउंट निकल के आ गया कि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में कितना लगा और फर्स्ट ईयर के एंड में, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करके मैंने क्या कर लिया, टोटल अमाउंट पता कर दिया, डन। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन है सर, मस्त क्वेश्चन। नाउ कैपिटल बस्टिंग से मूव करते हुए अब हम आ गए हैं किस पे, एसएपीएम म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे आपको। क्या क्या है देखो, अ बाय सिग्नल प्रोवाइडेड बाय अ मूविंग एवरेज एनालिसिस ऑफ स्टॉक प्राइसेस व्हेन द स्टॉक प्राइस लाइन। सर ये कहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके कुछ टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ऐसे चैप्टर्स दे रखे हैं, वहां पे आपको ये दे रखे हैं। तो बाइंग सिग्नल कब जाता है, मूविंग एवरेज क्या कहती है सर, अगर मूविंग एवरेजेस से, ये जो एनालिसिस ऑफ स्टॉक प्राइस इज व्हेन द स्टॉक प्राइस लाइन राइजेस अबव अ मूविंग एवरेज लाइन। अभी मैं कोई जीरोधा पे ले जाके आपको दिखाने वाला नहीं हूं, बस इतना सा ध्यान रखना, एक होती है स्टॉक प्राइस लाइन, एक होती है मूविंग एवरेज, ठीक है। मान लो कि ये मूविंग एवरेज है, ओके, और एक होती है स्टॉक प्राइस लाइन। तो जब राइजेस अबव अ फॉलिंग मूविंग एवरेज लाइन, मान लो मूविंग एवरेज लाइन हल्का सा स्लाइटली नीचे हुआ हो रहा है, क्योंकि शेयर का प्राइस जब डाउन होगा तो एवरेज भी, मूविंग एवरेज क्या है, कुछ नहीं, शेयर का प्राइस डाउन 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 चल रहा है, तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, बैक का डाउन जाएगा। फिर उसके बाद अचानक से क्या किया, यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने, जो लाइन है स्टॉक की लाइन ने क्या किया, क्रॉस मारा,
स्टॉक लाइन ने क्रॉस मारा, इसका मतलब स्टॉक अब ऊपर जाना चाहता है। एवरेज जो प्राइस है उसका, उससे स्टॉक ऊपर जाना चाह रहा है। इसका मतलब वो क्या है सर? इसका मतलब वो खरीदने का सिग्नल है। अभी वो एवरेज को क्रॉस करके जा रहा है, जो मूविंग एवरेज चलता आ रहा है। मूविंग एवरेज और कुछ नहीं, बचपन में सिखाते तुमको कि पिछले 10 दिन का एवरेज ले रहे हो तो 10 दिन का एवरेज आएगा, फिर एक दिन पीछे का बीत गया तो 11वां दिन ऐड हो जाएगा, फर्स्ट डे उस एवरेज की कैलकुलेशन से हट जाएगा। दैट इज मूविंग एवरेज। इसीलिए तो स्टैट्स में सिखाते थे तुमको, तुम सीखते नहीं थे, कोई बात नहीं। तो जब स्टॉक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ एवरेज लाइन को क्रॉस करती है तो उस केस में बनता है क्या? बाइंग सिग्नल। सर फिर सर सेल का सिग्नल कब बनेगा? सेल का सिग्नल इसका ऑपोजिट, जब एवरेज लाइन को क्रॉस करते हुए क्या बनेगा? स्टॉक का जो लाइन है वो डाउन की तरफ जाएगा। तो सिंपल, स्टॉक का लाइन अप की तरफ जाएगा तो बाइंग सिग्नल, स्टॉक का लाइन डाउन की तरफ जाएगा तो सेल का सिग्नल बनेगा। इन द बुल मार्केट समझते हो ना, बढ़ने का मार्केट है ना, बढ़ने का। पहले बोला स्टॉक प्राइसेस आर राइजिंग, अच्छा लगा था सुन के कि स्टॉक प्राइस, हाँ सर बुल मार्केट तो शेयर का प्राइस बढ़ता ही ना। फिर क्या कहा? ईच पीक इज हायर देन द प्रीवियस पीक, ईच पीक इज हायर देन द प्रीवियस पीक। अच्छा, ये ये इससे ज्यादा, ये इससे और ज्यादा, ये इससे और ज्यादा। तो हर पीक पिछले पीक से ज्यादा है, हर बॉटम लास्ट बॉटम से ज्यादा है। ईच बॉटम इज हायर देन द प्रीवियस बॉटम, दैट मीन्स बोथ बी एंड सी। ये साइन होता है बुल मार्केट का, ये साइन होता है बुल मार्केट। मैंने जब पढ़ाया था, क्लासेस ली थी, बताया था जिगजैग फॉर्म में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार्केट यूं बढ़ गया, नहीं, जिगजैग फॉर्म में जाता है। समझे क्या? तो हाई, इसको हम बोलते हैं हायर हाई बनाना, हायर हाई और हायर लो, हायर लो। ओके सर, समझा? बिल्कुल सर। डाउन, फिर अगर बेरिश मार्केट होगा तो उल्टा होता है, बेरिश मार्केट में दिस वन, ठीक है ना। तो हर पीक क्या होगा? पिछले वाले पीक से कम होगा, और हर जो लो बनाया है वो भी पिछले वाले लो से कम होगा। डन। An industry in the growth stage of its life cycle is indicated by, तो क्या कोई इंडस्ट्री है ग्रोथ स्टेज में चल रही है अभी ऑफ लाइफ साइकिल, होता है ना, एक इनिशियल स्टेज होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, फिर डिक्लाइनिंग होता है। तो ग्रोथ स्टेज में है, वो कैसा इंडिकेट होगा? इज इंडिकेटेड बाय हाई पीई रेशियो, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड है, दैट इज ग्रोथ, हाई पीई रेशियो। मतलब एमपीएस अपॉन ईपीएस उसका काफी हाई चल रहा है, बाकी कंपैरिजन करें अगर बाकी की कंपनीज से, उसके पीयर कंपनीज से, है ना, पीयर कंपैरिजन बोला जाता है उसको। नाउ स्टॉक प्राइस इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट जो शेयर प्राइस होता है वो मार्केट में कैसे मूव करता है? का जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल है उनके बीच में मूव करता है, और वो भी चेंजिंग होते हैं। वो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऐसे नहीं है कि बस लाइन खींच दिया, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और बस यही शेयर का प्राइस घूमता रहेगा, नहीं। रेसिस्टेंस भी टूटते हैं और सपोर्ट भी टूटते हैं। तो बोला चेंजिंग, चेंज चलता रहता है। फिर ये तोड़ के जाएगा तो आगे इसको नया कहीं रेसिस्टेंस मिल जाएगा, इधर तोड़ के गया तो आगे कभी इधर सपोर्ट मिल जाएगा। तो चेंजिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में शेयर का प्राइस मूव करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द, देखो सर ये तो ऐसे 111 तो कैसे खत्म होंगे, बिल्कुल टाइम लगेगा ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी होगा बनेगा, लेकिन 111 एमसीक्यूज करके जाना है। 30 नंबर का मामला है एसएफएम के अंदर, 30 नंबर का मामला। अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, इन्वेस्टर्स फॉरगेट द पास्ट, इन्वेस्ट दूसरा क्या है स्टॉक मार्केट, देखो साइकोलॉजी में क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 2008 में ऐसा हुआ था, है ना, मार्केट फॉल किया था, वैसा ही पैटर्न बन रहा है, वैसा ही पैटर्न बनेगा तो इस बार भी मार्केट डाउन होगा। ऐसे कभी अगर आपने मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट लिया होगा तो आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, बट नहीं मिलता कोई बात नहीं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब बैक में ऐसा जो हुआ है वो वापस अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, डन। जैसे यहाँ पे आया ना, वापस ये यहाँ पे टच करके ऊपर जाने का रखता है, तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। नाउ है ना, वीकली एफिशिएंट, अब एक आता है थियरी, है ना, मार्केट थ्योरी, एफिशिएंट मार्केट पोर्टफोलियो थ्योरी, है ना, ईएमएच। तो इसमें होता है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट भी हो सकता है, वीक एफिशिएंट मार्केट भी हो सकता है, सेमी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या खास बात है सर, ये क्या है, क्या वीक मार्केट थ्योरी है, क्या सेमी स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग है? देखो 2-3 क्वेश्चन से पढ़ के ट्राई करते हैं। ना वीकली एफिशिएंट मार्केट,
अगर मार्केट को बोला जाए ना वीकली एफिशिएंट, बहुत कम एफिशिएंट है। वीकली एफिशिएंट मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंफॉर्मेशन है और ट्रेडेड वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, बस उसके बेसिस पर ही एक बंदा सोच सकता है कि भैया कितना आज मेरे को शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए वगैरह, ये सब तो पास्ट प्राइस और ट्रेड वॉल्यूम, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सेमी स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें, सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या है, सेमी स्ट्रॉन्ग अगर मार्केट में एग्जिस्ट करता है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप क्या करते हैं, अपनी ओपिनियन डिजाइन करते हैं और देखते हैं कि पैसा लगाना है कि नहीं लगना है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मतलब डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है, बायबैक हो रहा है क्या, इस बेसिस पर क्या हो रहा है, कंपनी डिजाइन बोनस दे रही है कि नहीं दे रही है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे शेयर का प्राइस अप डाउन चलता है। ओके, तो इस सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। रेजिडुअल एनालिसिस याद कर लेना, रेजिडुअल एनालिसिस इज अ टेस्ट ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। रेजिडुअल एनालिसिस मतलब भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन को आप यूज करते हुए मार्केट में ट्रेड करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट इज, नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है, याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर क्या बोला, एन event study is a test of which form of efficient market hypothesis, EMH, efficient market hypothesis, ये हम बता रहे थे, वीक हम देख लिए जहां पर केवल पास्ट जो अपने पास डेटा है वही अवेलेबल है। सेमी स्ट्रॉन्ग मतलब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी अपने पास है। ओके, और एक सर स्ट्रॉन्ग भी आएगा क्या, हाँ स्ट्रॉन्ग भी आएगा, जहां पर क्या होगा, इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी अपने पास होगा, इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी अपने पास होगा। तो अभी ये क्या बोलना चाह रहा है, इवेंट स्टडी इज अ टेस्ट ऑफ विच फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, तो कहा ओनली टू। इवेंट है ना, इवेंट स्टडी तो मतलब सेमी स्ट्रॉन्ग, सेमी स्ट्रॉन्ग मतलब केवल पब्लिक इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उस पर है ना, तो पब्लिक इवेंट मतलब इसका रिजल्ट आने वाला है, डिविडेंड देने वाली है, बोनस डिक्लेयर करने वाला है, बायबैक आने वाला है, तो ये इवेंट है ना, डिविडेंड, बोनस, बायबैक, ये सब इवेंट है। तो इसको एनालाइज कौन से में किया जाता है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर। नाउ if the director of Comtech who has inside information is unable to use this information to make supernormal profit is a sign of strong form of efficient market hypothesis. Okay, डन। तो insider information की बात करें ना तो बोलना क्या, strong form. Okay, dash is the study and analysis of security price movement on the following assumption. क्या बोल रहा है, there is a basic trend in the share price movement. शेयर का प्राइस जब मूव करता है तो एक बेसिक ट्रेंड में मूव करता है, अब ट्रेंड है तो सब बढ़ेंगे वगैरह, सच ट्रेंड इज रिपीटेटिव, बार बार आता है, कभी गिरता है कभी बढ़ेगा, बट ट्रेंड रिपीटेटिव होता है। शेयर प्राइसेस हैव लिटिल रिलेशनशिप विद इंट्रिंसिक वैल्यू एंड आर बेस्ड मोर ऑन इन्वेस्टर साइकोलॉजी एंड परसेप्शन। कहा कि काय का इंट्रिंसिक वैल्यू, काय का फंडामेंटल, काय का बैलेंस शीट छोड़ो ना, शेयर का प्राइस तो मूव करता है साइकोलॉजी एंड परसेप्शन, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो भैया अगर कोई ऐसी एनालिसिस की बात करता है तो वो टेक्निकल एनालिसिस है, अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला बोलता है ना तो हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, बट हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न को रीड कर रहे हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉम लिमिटेड शेयर इज करंटली ट्रेडेड फॉर ₹80 पर शेयर, 80 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 80 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। It is expected that a dividend of ₹4 per share after 1 year will grow at 8% indefinitely. अच्छा, शेयर का प्राइस इस रेट से ग्रो करता रहेगा, ठीक है। What is the expected return? अब expected return के लिए देखो, मैंने कहा था कभी भी कोई कंपनी में आप कमाना चाहते हैं तो किस तरीके से कमा सकते हैं, दो तरीके से कमा सकते हैं। एक तो आपको डिविडेंड मिल जाए, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ना 4 रुपए, तो एक तो आपको 4 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा, 4 डिवाइड बाय 80 रुपए, एक तो डिविडेंड यील्ड हो गया, दूसरा आपका शेयर है ना 8% से ग्रो करेगा, तो 8% बोर्ड देख लो, तो 4/80 डिवाइडेड प्लस किया 0.08 0.13 13%। ओके, तो एक्सपेक्टेड क्या हो गया 13%। डिविडेंड यील्ड प्लस प्राइस एप्रिसिएशन, फॉर्मूला क्या लगा, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज प्लस प्राइस एप्रिसिएशन परसेंटेज। ओके, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट, आप के का फॉर्मूला लगाते थे ना, बस ये वही फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेशन ही क्या है, कंपनी के लिए कॉस्ट होती है, डन, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। और ये कुछ नहीं है, डिविडेंड यील्ड और
प्राइस एप्रिसिएशन परसेंटेज। नेक्स्ट 23, इजान लिमिटेड हैज ROE 18%, फ्लो बैक रेशियो मतलब फ्लो बैक मतलब रिजर्व में कितना ट्रांसफर करते हो 50%, रिटेन कितना करते हो, फ्लो बैक रेशियो मतलब रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो और फ्लो बैक रेशियो एक ही बात है। ओके कितना बोला 50%, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इज 13% इफ द कमिंग ईयर अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 ईयर। अच्छा E1 बता रहा है 4 रुपए। अब आप रखते अपने पास 50% हो तो बांटते भी तो 50% ही होंगे ना, तो 4 रुपए इंटू डीपी रेशियो ना, डीपी रेशियो, डीपी रेशियो को मैं 50% लिख देता यहाँ पे डायरेक्ट, लेकिन मैं सोचा कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। कमा रखते हो 50% अपने पास तो बांटोगे भी कितना 50%। फिर देखो 4 इंटू 50% कितना होगा 2 रुपए। ओके ये 2 रुपए D1 हो गया, 2 रुपए क्या D1। अब सर पूछ रहा क्या है शेयर का प्राइस क्या होगा 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, तो 3 साल बाद देखो 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप आज शेयर का प्राइस निकाल लो P0 D1 अपॉन के माइनस जी। D1 कितना 2 रुपए, के कितना सर के है 13% बोल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट 13%, और ग्रोथ कितना, ग्रोथ होता है सर रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 18% इनटू 50% 9% होगा, ये ग्रोथ रेट 9%। अभी मैंने 2 से डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाय 0.04, ये 50 रुपए मेरे पास आ गया आज का प्राइस, ये तो आज का है ना। अगले ने पूछा 3 साल बाद क्या होगा, 50 करके आ गए ना, अगर डी मान लो डी में आंसर हो 50 और उसमें तुमको सही करके आ गया 50, गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो 3 साल बाद कितना होगा, मैंने कहा यार ये जो 50 है ना 50 इसमें ऐड करते चलो ग्रोथ 50, क्योंकि जो ग्रोथ रेट होता है ना वो डिविडेंड में भी होता है, प्राइस में भी होता है, अर्निंग में भी होता है। 50 में एक काम करो, ग्रोथ रेट कितना है अपना, सर ग्रोथ रेट है ना अपना 9%, 9%, तो ऐड करते चलो। एक बार ऐड किया ये P1 आ गया, फिर एक बार और ऐड किया ये P2 आ गया, प्लस 9% एक बार और किया ये P3 आ गया, दैट इज 64.75। अल्टरनेटिवली आप P3 ऐसे भी कैलकुलेट कर पाओगे कि D4 अपॉन के माइनस जी। D1 आ गया ना तुम्हारे पास, D4 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है सर। ये 2 रुपए ना प्लस 8%, सॉरी कितना है ग्रोथ 9% ना, तो प्लस 9% एक ये D2 आ जाएगा, प्लस 9% 2 ये D3 आ जाएगा, प्लस 9% D4 आ गया 2.59 अपॉन के माइनस जी, डिवाइड किया 0.04 आ गया 64.75। डन। तो दो तरीके हैं मैंने आपको बता दी कि P0 करके फिर P3 पे पहुंच जाना, या फिर P3 डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर देना, उसके लिए D1 से D4 पे आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मतलब सर ये सेकंड जो क्वेश्चन बनता है ना वो इक्विटी वैल्यूएशन का बनता है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका बनता है एमसीक्यू का वो इक्विटी वैल्यूएशन का ही बनता है एग्जाम में। दूसरा 24, अपॉन लिमिटेड अर्निंग पर शेयर 15 रुपए, ग्रोथ रेट ऑफ द अर्निंग इज 5%, अर्निंग पर शेयर 15 रुपए, ग्रोथ रेट 5%, अर्निंग ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू स्टे एट दिस लेवल इन द नियर फ्यूचर, रहने वाला है फॉरएवर है। पे आउट रेशियो इज 50%, पे आउट रेशियो 50% तो 15 का आधा 7.5 रुपए डिविडेंड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद शेयर का प्राइस क्या होगा। मैं पहले तो ये नहीं बता रखा कि अर्निंग पर शेयर आज की है कि एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं बोला तो मैं मान लेता हूं ये 0th ईयर की, तो डिविडेंड भी 0th ईयर का आ गया। तो D1 क्या आएगा, सो D1 ऐसा है 7.5 में 5% ऐड करेंगे, 7.5 में 5% ऐड किया 7.875। ओके नाउ P0 कैसे आएगा, D1 अपॉन के माइनस जी, तो 7.875, या एक काम करेंगे चलो ठीक है चले तो ऐसे ही चले तो 7.875 डिवाइड बाय के कितना है, के है सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% और ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट है 5%, तो ये आ जाएगा 78.75 P0। नाउ P3 कैसे आएगा, P3 कैसे आएगा, जो P0 है ना उसमें 0 में 3 ऐड करेंगे तो P3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। तो 78.75 में प्लस ग्रोथ रेट कितना 5%, एक बार
2 बार और 3 बार, डिवाइड बाय 0.10 किया, या आया प्लस 5% 1 2 और 3, 91.16, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते, या फिर d4 अपॉन के माइनस जी करके p3 डायरेक्ट भी आप पता कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, Mon Limited is expected to grow at the rate of 8% per annum, which currently pays 10 rupees. Okay, currently pays 10 as a dividend. तो D 0 हो गया 10 रुपए, ग्रोथ रेट बता रहा है 8%। ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट एट दिस रिस्क लेवल इन्वेस्टर रिक्वायर्ड और रिटर्न के कितना 15%। व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक? तो ये तो आज की बता रहा है ना, P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। तो 10 इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.08, तो मैं 10 प्लस 8% करता हूं, डिवाइड बाय 0.07 कर देता हूं, तो आ जाएगा 154.285, 154.285 मतलब 29, डन। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है शेयर वैल्यूएशन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉन्ड ऑफ राइजो लिमिटेड विद द फेस वैल्यू 1000 रुपीज का फेस वैल्यू का बॉन्ड है, प्रोवाइड 12% एनुअल रिटर्न। अच्छा, हर साल 12% कमा के देता है, मतलब 1000 पे 12% मतलब 120। किसने अगर इन्वेस्ट कर रखा है इस बॉन्ड में तो 120 रुपए उसको मिलते हैं। एंड पे 1050 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा, मैच्योरिटी पे 1050 मिलता है, विच इज 10 years फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल बाद। ठीक है। इफ द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%, एट व्हाट प्राइस शुड द कंपनी इश्यू द बॉन्ड? किस रेट पर बॉन्ड इश्यू किया जाए, मतलब स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछा गया, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछा गया है। तो सिंपली क्या होगा, जो आपका हर साल का इंटरेस्ट है ना 120, 1000 का 12%, उसको तो क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, प्लस ये जो आपको 1050 मिलेगा ना उसको 10th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। अब रेट कौन सा चाहिएगा, रिक्वायर्ड है 13%, तो 1 डिवाइड बाय 1.13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 किया, ये पी फैक्टर आया 0.29458 है, तो 46 कर देता हूँ। अच्छा, और जीटी प्रेस करके इसका टोटल कर देता हूँ 5.426। ओके, 426 अराउंड मेरे पास मिल जाएगा, अभी देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है। 120 इंटू 5.426 एम प्लस 1050 इंटू 0.2946 एम प्लस एमआरसी किया 960.45 आ रहा है, और 960.87 ये आ रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमको पी फैक्टर दे नहीं रखे हैं, क्यूमुलेटिव फैक्टर्स दे नहीं रखा है, तो इधर उधर आएगा ना, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 मैं वैल्यूज और लिख दूंगा इसके आगे, तो इतने में क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 27, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का बाकी सब सेम मान लेना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव द मैक्सिमम वॉलेटिलिटी? सर वॉलेटिलिटी किधर ज्यादा होएगा, जिधर लाइफ ज्यादा रहा और रेट कम रहा, तो वही वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो लाइफ सबसे ज्यादा 5 और 15 में से 15 था, रेट किधर कम था 10%, तो रेट कम होगा और लाइफ मैक्सिमम होगा, तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू सीएपीएम, arbitrage pricing theory APT, arbitrage pricing theory require that market be in equilibrium। सीएपीएम समझते हैं ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग थ्योरी का सीएपीएम के कंट्रास्ट में एपीटी क्या रखता है? सर एपीटी है ना, रिक्वायर दैट मार्केट बी इन इक्विलिब्रियम, नहीं, यूजेस रिस्क प्रीमियम बेस्ड ऑन द माइक्रो वेरिएबल। ओके, फिर क्या कहा, माइक्रो नहीं मैक्रो वेरिएबल होगा। स्पेसिफाइज द थोड़ा सा नाम चेंज करते तुमको है ना, परेशान कर रहे हैं। स्पेसिफाई द नंबर एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फैक्टर, नहीं कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं, कोई नंबर्स नहीं कर रखे हैं कि इतने फैक्टर्स है, उसने कहा जितने फैक्टर्स लेने हैं तुमको लो। डज नॉट रिक्वायर द रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशन कंसर्निंग द मार्केट पोर्टफोलियो, बस करेक्ट कर देना कि भैया इसको है ना रेस्ट्रिक्टिव जो अजम्पशन मार्केट पोर्टफोलियो में लगती है वो यहाँ नहीं लगती कि मार्केट ही एक फैक्टर है, नहीं मार्केट फैक्टर नहीं है, अलग अलग मैक्रो फैक्टर्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, तो ये सब है ना, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह, ये सब चीजें, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो किसी
स्टॉक के या किसी सिक्योरिटी के रिटर्न को इफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक लाइन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट the return for a particular security and the x axis represent the return for the market index। भैया इसके लिए तुमको कैरेक्टरिस्टिक लाइन आना भी तो चाहिए। हाँ सर, आपने पढ़ाया था हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न ओवर एंड अबव द आरएफ इज इक्वल्स टू, है ना, याद आ रहा है क्या? अल्फा प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, आ तो रहा है कुछ कुछ। तो यहाँ पे क्या होता था, ये कह रहा है कि भाई एक्स वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्टिकुलर सिक्योरिटी को, और जो एक्स एक्सिस है वो किसको कर रहा है? मार्केट को। बिल्कुल कर रहा है, तो सही है, ये तो ट्रू है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन, अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन सब वो सीएपीएम से जो बनती है, बिल्कुल सेम एज द कैरेक्टरिस्टिक लाइन। कैसी बातें कर रहे हो? सिक्योरिटी मार्केट लाइन तो बनती है एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू आरएफ प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ, जिसमें बीटा एक्स एक्सिस पर होता है, बीटा एक्स एक्सिस पर होता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न वाई एक्सिस, मतलब जैसे जैसे बीटा चेंज होगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज होगा। इधर इधर ये एक्स एक्सिस पर, मतलब जैसे जैसे आरएम माइनस आरएफ चेंज होगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ भी चेंज होगा। और ये जो होता है ना, ये जो रह जाता है ना, ये वाला पोर्शन, बाकी जो मल्टीप्लाई हुआ है जिससे, वो होता है स्लोप। अभी बता देता हूँ, आगे चल के क्वेश्चन में काम आएगा। ये इसको बोलेंगे स्लोप। तो कोई बोले कैरेक्टरिस्टिक लाइन का स्लोप क्या है? बीटा। और कोई बोले सीएपीएम का स्लोप क्या है, तो बोलना आरएम माइनस आर। ओके डन, बस बोल देना, तुम तो दिमाग मत लगाओ अभी, है ना, क्या स्लोप है वगैरह क्या है, कुछ भी बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, क्या मतलब है ना। चलो, तो स्लोप बोल देने का। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द एसएमएल इज बीटा। एसएमएल का स्लोप बीटा होता है? नहीं सर, एसएमएल का स्लोप तो ये होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन का, तो आरएम माइनस आर। ये याद रखना है ना, स्लोप वगैरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या क्या डेटा आता है। दो इक्वेशन सीखी हुई है हमारी, बस उसमें स्लोप और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पुट करना सीख लो। नाउ द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सर सिक्योरिटी मार्केट लाइन का जो स्लोप होता है वो रिस्क प्रीमियम आरएम माइनस आरएफ। ओके, इंटरसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन वाई एक्सिस पे किधर टच करता है? ये तुमको सिखा रखा है, ये तुमको सिखा रखा है कि ये एक्स एक्सिस पर बीटा रहेगा, वाई एक्सिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। अभी जीरो बीटा पर तुम एटलीस्ट आरएफ तो कमा ही लोगे, फिर वन बीटा आता है सेकंड नंबर पे जिसपे तुम आरएम कमा लेते हो, राइट, आरएम कमा लेते हो। तो ये इधर आरएफ कमा लोगे, इधर आरएम कमा लोगे, फिर इनको मैच करते हुए तुम एक लाइन ड्रॉ कर देते हो। ओके, ये एक लाइन बना देते हो। फिर जैसे जैसे बीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। सिंपल। तो ये जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके एक्स एक्सिस में क्या आता है? बीटा आता है। वाई एक्सिस में क्या आता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है। ये किधर इंटरसेप्ट करता है? तो का रिस्क फ्री रिटर्न पे इंटरसेप्ट करता है, मतलब क्रॉस किधर करता है। और क्या पूछ सकता है? इसका जीरो के बाद नेक्स्ट बीटा कौन सा होता है? वो वन बीटा होता है, ऑलवेज वन होगा। हाँ, बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज वन, और ये जीरो के बाद हमेशा हम यहाँ पे वन लेते हैं। और क्या पूछ सकता है? इसका स्लोप पूछ सकता है। तो स्लोप क्या होगा सर? आर एम माइनस आर एफ। स्लोप क्या है? आर एम माइनस आर एफ। ओके सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आर एम माइनस आर एफ की ही वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये स्लोप हो गया। नाउ डन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, John's Limited shares are traded in the stock market. The standard deviation of John's share and the market are 6% and 4%. स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी 6%, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट आपको दे रखा है 4%. If the correlation coefficient for the share with the market is 0.8, okay, correlation coefficient बोल दिया between security and market कितना? 0.8. तो बताओ
बीटा कोएफिशिएंट कितना होगा? तो सर बीटा का फॉर्मूला होता है कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट। तो कोरिलेशन है 0.8 इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी 6 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट 4 1.2। ओके, हो गया। नेक्स्ट, investor invested 40% of her money in stock and 60% in stock B. Stock A has a beta of 1.2, B has a beta of 1.6. मतलब स्टॉक A और स्टॉक B की बातें कर रहे हैं। 40%, अगर मैं वेट की बात करूं तो ये 40% और ये 60%। ओके, फिर उसके बाद बात किया जाए स्टॉक हैज अ बीटा, बीटा की अगर बात की जाए तो ये 1.2 और ये 1.6, 1.2 और 1.6। ओके, फिर अगर हम बात करें रिस्क फ्री रेट बता रखा है कितना, RF 5% और RM बता रखा है 12%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर यूजिंग CAPM। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिटर्न है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बता देते हैं कैसा आएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले दोनों का कैसे, RM माइनस RF 12 माइनस 5 इंटू बीटा करते हैं 1.2 स्टॉक A के लिए, प्लस RF कर देता हूं 5 13.4। फिर ऐसे ही स्टॉक B के लिए पता कर देता हूं, स्टॉक B के लिए कितना, RM माइनस RF 12 माइनस 5 इंटू बीटा करना, बीटा 1.6 है और प्लस RF कर देना 5 16.2। बस अब क्या करना, अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर उसने किसी एक सिक्योरिटी में नहीं लगा रखा है, दो में लगा रखा है। 40 और 60% का वेट है तो उसका वेटेड एवरेज कर देंगे, तो 16.2 इंटू कर देंगे 0.60 M प्लस और 13.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.40 M प्लस, MRC किया 15.08 आ गया। सिंपल। तो मतलब सर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बताना था, हाँ पोर्टफोलियो रिटर्न बताना था, तो उसके लिए रिटर्न फ्रॉम एक्स सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ एक्स प्लस रिटर्न फ्रॉम वाई इनटू वेट ऑफ वाई। अब किसी किसी के मन में चल रहा होगा सर एक काम कर देना, पहले बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पता कर देते हैं, फिर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, तो वो भी वैसे कर सकता है। ठीक है, डन। बीटा इज द स्लोप ऑफ, बीटा किसका स्लोप है सर, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तो बोल मत देना। कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का स्लोप होता है बीटा, बिल्कुल बता रखा है मैंने, अभी अभी बताया तुमको। कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन का, ये कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन दिस वन, और इसका स्लोप में क्या आता है, बीटा आता है। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सिक्योरिटी मार्केट लाइन फर्स्ट पॉइंट इज रिस्कलेस एसेट विद अ बीटा ऑफ 0 का, इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो तो रिस्कलेस एसेट का होता है, बीटा 0 होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है भैया, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का जो सेकंड पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट वो 1 होता है, फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, तो 1 बीटा पे होता है, 1 बीटा। नेक्स्ट, मिस्टर पांडे has formed a portfolio and the characteristic of his portfolio are given below। सिक्योरिटी दे रखी है 4 और वेट और बीटा दे रखा है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पूछा है, दो तो बीटा ही नहीं दे रखे। तो देखो ट्रेजरी बिल का बीटा कितना होता है सर, ये रिस्क फ्री होता है, रिस्क फ्री, रिस्क है ही नहीं, तो बीटा क्या होगा, बीटा होगा 0। इंडेक्स फंड सर, मार्केट का बीटा कितना होता है, मार्केट बीटा कितना होता है सर, मार्केट बीटा होता है 1। तो अभी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कर लेते हैं, कैसा आएगा 0.07 इंटू 1.72 M प्लस, 0.89 इंटू 0.25 M प्लस, 0 को तो मल्टीप्लाई करके होगा भी क्या, और 1 इंटू 0.43 M प्लस, MRC किया 0.7729 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 37 इंफॉर्मेशन दे रखा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.1, रियल रेट 4.2, बीटा 0.85, मार्केट रिटर्न 12.6, रिस्क प्रीमियम पूछा सर। रिस्क प्रीमियम तो ऐसा होता है ना, बीटा इंटू RM माइनस RF, बिल्कुल। मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है RM माइनस RF और रिस्क प्रीमियम होता है बीटा इंटू RM माइनस RF। अब चक्कर ये पड़ रहा है, बीटा तो है अपने पास, RM कितना सर, RM के लिए 12.6 हमको दे रखा है, RF कितना है, अब RF के लिए अजीबोगरीब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इन्फ्लेशन है 5.1, रियल रेट है 4.2 और 4.2 और 5.1 को ऐड करके RF लिया गया, जो थोड़ा सा ना अलग सा क्वेश्चन है। तो 4.2 और 5.1 ऐड करके 9.3 आया, 9.3 को 12.6 में से लेस कर दो, जो वैल्यू आया उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से, तो 2.805 डन। सर ये तो अलग था, हाँ धाकड़ क्वेश्चन था सर, अलग था बिल्कुल। 38
intercept of best fit line found by plotting the excess return of manager's portfolio on the excess return on the market is based on best described as Jensen's alpha. डिस्कशन क्या रखा है? जेनसन्स अल्फा. सिंपली क्या होता है जेनसन्स अल्फा? एक्सेस रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ऑन एक्सेस रिटर्न ऑफ मार्केट. आपने क्या कमाया? एक्सेस रिटर्न बात कर सर, वो तो ऐसा होता है ना कि जो एक्सपेक्टेड है माइनस एक्सपेक्टेड एज पर सीएपीएम, बिल्कुल एस्टिमेटेड माइनस एक्सपेक्टेड एज पर सीएपीएम. बट यहां पर भी ध्यान देना, इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट लाइन फॉर्म बाय प्लॉटिंग the excess return of manager's portfolio on the excess return of market is best described as Jensen's alpha. ठीक है, आगे देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. अ पोर्टफोलियो होल्डिंग 90% ऑफ एसेट इन, कोई एक पोर्टफोलियो जिसमें 90% पैसा किधर लगा हुआ है? निफ्टी स्टॉक्स में, मतलब इंडेक्स के जो स्टॉक है ना, इंडेक्स के जो स्टॉक है उसमें लगा हुआ है. और 10% पैसा किधर लगा हुआ है? 10% पैसा आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में लगा हुआ है, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में. ओके, तो ज्यादा पैसा किधर लगा हुआ है? सर ज्यादा पैसा तो सारा का सारा मार्केट में लगा हुआ है, बाकी तो रिस्क फ्री है. तो ज्यादा सेंसिटिव किसके रिगार्डिंग होगा? सर ये सिस्टमेटिक रिस्क होगा. अनसिस्टमेटिक रिस्क तो है ही नहीं. जो है सिस्टमेटिक रिस्क है, इसमें है ना ओवरऑल रिस्क. मार्केट पे अगर ओवरऑल डाउन आएगा तो इसका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, मार्केट अगर ओवरऑल बढ़ेगा तो इसका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा. तो सिस्टमेटिक रिस्क है. क्वेश्चन नंबर 40 क्या करे? क्वेश्चन नंबर 40, एज्यूम दैट both A and B are well diversified portfolio. अच्छा, well diversified portfolio and the risk free rate is 8%. risk free rate कितना बता रहा है? 8% बता रहा है. ठीक है, पोर्टफोलियो A और B है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है बीटा है. इन दिस सिचुएशन यू वुड कंक्लूड दैट पोर्टफोलियो A and B, पोर्टफोलियो A and B क्या कर रहे हैं? सर ऑफर एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. सर ये कैसे हुआ? मैं कहा सुनो जरा ध्यान से देखो, इसका बीटा कितना है? सर 1. ओ मार्केट का बीटा होता है 1, तो हाँ मार्केट का बीटा होता है 1. तो इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ वो आरएम के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया. अब इसको पोर्टफोलियो बी में हम रखते हैं, रिस्क फ्री हमको दे रखा है. तो पोर्टफोलियो बी के लिए जब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला जाएगा तो आरएफ कितना 8% प्लस बीटा कितना है 0.25 है इंटू आरएम कितना 16 है माइनस आरएफ कितना 8 है. उसके अकॉर्डिंग 16 माइनस 8 होता है 8 इंटू 0.25 प्लस 8. सर ये तो 10 होता है, 10%. और पोर्टफोलियो बी से आप कमा कितना रहे हो? 12. तो भैया ये जो वेरिएशन है इसी से आप क्या कर सकते हो? आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी से ये जो डिफरेंस होता है मार्केट में, वो उस मार्केट से जो आप सर्टेन प्रॉफिट कमा पाते हो, दैट इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. डन. बस 10 क्वेश्चन और करेंगे हम आज, फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. चलिए, इन अ रिसेंट ईयर पोर्टफोलियो मैनेजर earned a return of 9.5% by making the following investment. अच्छा, इन अ रिसेंट ईयर पोर्टफोलियो मैनेजर ने कितना कमाया? 9.5% कमाया. क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया इतना? आप इसका जब वेटेड एवरेज करेंगे ना 6 इंटू 0.3 एम प्लस और 11 इंटू 0.7 एम प्लस, एमआरसी किया 9.5 निकल के आया, 9.5 निकल कर ही आ गया. ठीक है सर, इसका वेटेड एवरेज करने पर रिलेवेंट डेटा फॉर द बोगी. बोगी मतलब आप ये मान सकते हो बेंचमार्क. बेंचमार्क मतलब सिंपली इंडेक्स. इंडेक्स में बॉन्ड में आपको बता रखा है कि 20% इन्वेस्ट कर रखा है और स्टॉक में 80%. वेट चेंज कर दिया और रिटर्न भी चेंज हो रहा है. रिटर्न इधर 5-10 है, इधर 6 और 11. एक बेंचमार्क और एक आपका पोर्टफोलियो. द टोटल एक्सेस रिटर्न फॉर द मैनेज्ड पोर्टफोलियो. इसने कहा टोटल एक्सेस रिटर्न फॉर द मैनेज्ड पोर्टफोलियो कितना है? तो मैंने कहा एक्सेस रिटर्न फॉर द मैनेज्ड पोर्टफोलियो के लिए पहले मेरे को इसका बेंचमार्क का एवरेज रिटर्न दिखना पड़ेगा. तो 5 इंटू 0.2 किया पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए, 10 इंटू 0.8 किया, एम प्लस एमआरसी किया 9, इधर आ रहा था 9.5. कितना एक्सेस कमा? 0.5%. और मजे की बात 0.5% केवल एक में ही था. चलो कोई ना, आगे करवा दो सर. आगे क्या बोल रहा है? contribution of security selection with the asset class to the total excess return. सिक्योरिटी सिलेक्शन का रिटर्न बताना है. सिक्योरिटी तुमने सेलेक्ट की वजह से एक्सेस कितना कमाया? तो इधर 5 की जगह 6 कमाया, 1% ज्यादा. इधर 10 की जगह 11 कमाया, 1% ज्यादा. तो ये कैसा आएगा? यहाँ ये वाला सॉल्यूशन कैसा होगा? 6 माइनस 5 इंटू इसका वेट
प्लस 11 तुमने कमाया, बेंचमार्क में 10 था, जो एक्सेस कमाया इनटू उसका वेट। ओके डन। कितना आएगा? अगेन 1% आ जाएगा। तो ये 1% क्या हो गया है भैया? सिक्योरिटी सिलेक्शन जो तुम्हारा था, जो बॉन्ड में भी तुमने कौन सा बॉन्ड लिया, स्टॉक में भी तुमने कौन सा बॉन्ड लिया, इसकी वजह से तुमको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिला वो भी एवरेज करके बताना है। ऐसे नहीं कि 5 से 6 हजार आ रहा है, इधर भी बना है इधर भी बना। सर एक में 1 होता एक में कुछ और होता, तो अरे मैंने वेटेड एवरेज कर दिया ना यार, मैंने वेटेड एवरेज कर दिया ना यार, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। The expected return of a portfolio, John, is 15%. Expected return of portfolio बता रखा है 15% है। Variance of return 280। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखना अभी खत्म होने वाले। Variance of return 280 दे रखा है। If the investor tolerance is 70, what will be the investor utility? सर ये तो कभी सुना ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं, इन्वेस्टर्स यूटिलिटी का फॉर्मूला लिख लो तुम, तो एग्जाम में आया तो कर क्या जाना। जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15 माइनस क्या करना, जो भी तुम्हारा वेरिएंस है डिवाइड बाय टॉलरेंस। एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस वेरिएंस डिवाइडेड बाय टॉलरेंस। ओके कितना आएगा सर? 11%। ये इन्वेस्टर्स यूटिलिटी आ जाएगा, ये फॉर्मूला लिख लो, काम आएगा। नेक्स्ट आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो एसओएक्स इज 17%। एक्सपेक्टेड रिटर्न 17 है, वेरिएंस और यूटिलिटी आपको दे रखा है। व्हाट विल बी द रिस्क टॉलरेंस बता देंगे सर। इन्वेस्टर यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस वेरिएंस डिवाइड बाय टॉलरेंस। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रखा है 17, वेरिएंस बता रखा है कितना 300, डिवाइड बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी डिवाइड नहीं करना, यूटिलिटी 12 इधर लिखना, टॉलरेंस पता करना है, कर दो। कैसे आएगा? 17 माइनस 12 किया 5 आया, 5 इधर आएगा, 300 डिवाइड बाय 5 कर दो 60 आ जाएगा, 60 आ गया। टॉलरेंस पता कर लिया, हो गया डन। नाउ 44। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज 16। सर ये तो अलग क्वेश्चन था ना, तरह के, हाँ अलग तरह के थे, कोई बात नहीं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं अपन। एग्जाम मॉड्यूल भी ओपन कर लोगे ना तो भी नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इज 16%। वेरिएंस आपको दे रखा है, इन्वेस्टर टॉलरेंस दे रखा है, रिस्क पेनल्टी। अब ये क्या नई चीज आ गई सर? रिस्क पेनल्टी क्या है? तो देखो पहले यूटिलिटी पता कर लो, ठीक है। यूटिलिटी तो आ जाएगा ना, हाँ सर यूटिलिटी तो आ जाएगा 16 माइनस 285 डिवाइड बाय 60। और मैं तो कह रहा हूं ये जो रिस्क पेनल्टी है ना, रिस्क पेनल्टी अभी तुमको पता चल जाएगा क्या होता है। 285 डिवाइड बाय 60 करो, क्या है? 4.75। ये 4.75 ही क्या है? ये 4.75 ही क्या है? रिस्क पेनल्टी। अच्छा इसको बोलते हैं रिस्क पेनल्टी। हाँ, वेरिएंस डिवाइड बाय टी इज द रिस्क पेनल्टी। वेरिएंस डिवाइड बाय टी इज द रिस्क पेनल्टी। ये लो सर, कंफ्यूज मत करो, हटा दो इसको, ये लो, वेरिएंस डिवाइड बाय टी इज द रिस्क पेनल्टी। ओ, वेरिएंस डिवाइड बाय टी टॉलरेंस इज द रिस्क पेनल्टी। ओके, और एक्सपेक्टेड रिटर्न में से अगर रिस्क पेनल्टी को हटा देंगे तो इन्वेस्टर यूटिलिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is or are said to be true with respect to risk penalty? risk penalty के बारे में सच क्या है? सच, अभी risk penalty के बारे में सच जानना है। higher the risk penalty lower the utility, क्या ये सही है? हाँ सर, जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा उतना इन्वेस्टर का यूटिलिटी कम होगा, करेक्ट बोल रहे हैं, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड में क्या बोला? रिस्क पेनल्टी विल बी लोअर फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिस्क टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस कम हुआ तो पेनल्टी भी कम होगा। अगर नहीं नहीं सर, डिवाइड में वैल्यू कम होगा तब तो पेनल्टी ज्यादा होगा ना, ये तो गलत बात है। रिस्क लविंग इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क टॉलरेंस इज हाई। हाँ, रिस्क जो रिस्क है तो इश्क है कहने वाले लोगों के लिए रिस्क टॉलरेंस भी ज्यादा ही होगा, और रिस्क पेनल्टी क्या होगा उसके लिए? कम होगा। रिस्क पेनल्टी कम होगा क्योंकि उसका टॉलरेंस जितना ज्यादा होगा, डिवाइड में जितना वैल्यू ज्यादा होगा पेनल्टी उतना कम होगा। पेनल्टी जितना कम होगा यूटिलिटी उतना ज्यादा होगा। कुछ नहीं, इन लाइन को है ना इस फॉर्मूला पे फिट करके देखो, टॉलरेंस जितना ज्यादा होगा पेनल्टी उतना कम होगा, टॉलरेंस जितना ज्यादा होगा पेनल्टी उतना कम होगा, पेनल्टी जितना कम होगा यूटिलिटी इतना ज्यादा होगा, सिंपल। तो ये थर्ड वन भी करेक्ट है, तो बोथ 1 और 3। नाउ डन है क्या सर? 50 तक अगर हम देखें तो चलो 50 तक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? बस 5 क्वेश्चन और
बस 5 क्वेश्चन और। इन अ 100-day stochastic analysis, if the closing price is 160.50, 100-day low and high prices आपको गिवन है, stochastic परसेंट, ये भी पूरा मॉडल ढूंढ लोगे ना तो भी नहीं मिलने वाला तुमको। अब इसका सॉल्यूशन कैसा है वो देखो। स्टोकास्टिक का ये है ना सब ट्रेंड, हम लोग है ना टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हैं, उसमें ऑलरेडी इंडिकेटर्स दिया होता है, उसको एज इट इज यूज करते हैं। कैलकुलेट कौन करता है? कोई नहीं करता। फॉर्मूला क्या रहेगा? क्लोजिंग प्राइस माइनस जो भी क्लोज हुआ है शेयर का प्राइस, माइनस क्या कर देना? लोअर प्राइस, जो भी 100 डेज का, पिछले लास्ट 100 डेज का लोअर है 145.2, होल डिवाइड बाय जो लास्ट 100 डेज का हाई प्राइस था 190 माइनस 145.2। चेक करते हैं सर, 160.50 माइनस 145.20 यह है 15.3, डिवाइड में 190 माइनस 145.20 कितना है? 44.8। कितना आएगा सर? 15.3 डिवाइड बाय दिस 0.3514 आ गया, सॉरी 3415 है ना, 3415। ओके डन। तो ये स्टोकास्टिक का अगर कभी क्वेश्चन है तो कर देना। क्वेश्चन नंबर 47, it was observed that in a certain month 6 out of 10, सॉरी ऐसे से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कभी हमने पढ़े नहीं आज तक। डरने की बात नहीं है, डरना मत कि हमारी कोई एसएफएम नहीं आती है, ये मैंने कोई डराने के लिए नहीं पढ़ाए हैं। ये कुछ उल जलूल क्वेश्चन है जो आपसे है ना इंस्टीट्यूट पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, हम करके जा रहे हैं ना प्रिपेयर, टेंशन क्या है। चलो, 6 out of 10 leading indicators had moved up as compared to 4 indicators in the previous month. डिफ्यूजन इंडेक्स पूछा है, तो डिफ्यूजन इंडेक्स सिंपल ये देखना, कितने इंडिकेटर्स आपके जो मूव कर रहे हैं अपसाइड, मूव अपसाइड, डिवाइड बाय टोटल इंडिकेटर्स, डिवाइड बाय टोटल लीडिंग इंडिकेटर्स, दैट इज डिफ्यूजन इंडेक्स। दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। 6 out of 10, 6 out of 10.6 दैट इज 60%। सर उसका 4 का कोई रोल नहीं, 4 का कोई रोल नहीं है पिछले मंथ वाले का। नाउ 48, बस 3 क्वेश्चन और। मिस अवोना पोर्टफोलियो मैनेजर है, रियलाइज एन एवरेज एनुअल रिटर्न 15। देखो पूछा क्या है? शार्प रेशियो पूछा है ना, तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला हमको पता है, एवरेज एनुअल रिटर्न 15 है, बीटा का कोई रोल नहीं होता। आरएफ कितना? आरएफ 4% है, और डिवाइड बाय शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डिवीजन करना होता है सिक्योरिटी का, 25 से डिवाइड कर दो। दो फालतू के डेटा भी दे रखे हैं मार्केट के, अपने को कोई लेना देना नहीं है। 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25.44, तो फालतू का डेटा इग्नोर मारना। नेक्स्ट क्या बोला? शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो, ये भी तगड़ा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो दे रखा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब मजे की बात देखो क्या क्या डेटा दे रखे हैं। शार्प रेशियो 0.35, जो कि होता है लाइकली रिटर्न माइनस आरएफ अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। एक होता है ट्रेनर रेशियो, ठीक है, वो दे रखा है 6.50, ये होता है लाइकली रिटर्न माइनस आरएफ अपॉन बीटा। और आपको दे रखा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन फंड एंड मार्केट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन फंड एंड मार्केट 0.60। स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट पूछा है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय क्वेश्चन है, तो कैसे होगा वो सुनो। इनके बीच में एक रिलेशन तुमको मैं बता देता हूं, वो याद रखना। हालांकि जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर मैं समझाने की बात करूं तो अभी समझाने का टाइम नहीं, बट कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी इन मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट होता है। और ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी की जगह तुम क्या कर दोगे? ये फॉर्मूला रख देना, क्या? लाइकली रिटर्न माइनस आरएफ अपॉन शार्प रेशियो, और इधर लाइकली रिटर्न माइनस आरएफ अपॉन बीटा की जगह, सॉरी बीटा की जगह तुम क्या रख देना? लाइकली रिटर्न माइनस आरएफ अपॉन ट्रेनर रेशियो। फिर क्या होगा? इनका ऐसा जोड़ मिलान बैठेगा कि जो मैं बता रहा हूं दैट वो बन जाएगा। अब देखो टी अपॉन एस, और इधर लिख दो इक्वल में, मतलब ये सब माथापड़ी नहीं करना सीखना। टी अपॉन एस ट्रेनर रेशियो डिवाइड बाय शार्प रेशियो, और मल्टीप्लाई क्या कर देना? वेरियंस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट अपॉन कोरिलेशन बिटवीन फंड एंड मार्केट। जरा देखते हैं इससे बैठता है क्या। टी ट्रेनर रेशियो है 6.5,
शार्प रेशियो है 0.35, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट पता नहीं, कोरिलेशन कितना है 0.60। देखें जरा 6.5 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.35 किया तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 11.14। ये याद कर लेना तुम, मैं बोल रहा हूँ याद कर लेना, वरना तुमको है ना दूसरा तरीका इस तरीके से वैल्यूज पुट करके तुमको क्रॉस करके बनाना पड़ेगा, अल्टीमेटली बैठेगा वही। तो ट्रेनर रेशियो डिवाइड बाय शार्प रेशियो इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट अपॉन कोरिलेशन बिटवीन फंड एंड मार्केट, ये याद कर लेना। ओके डन। चलिए आगे देखो 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ लास्ट क्वेश्चन सर। फॉर अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग 3 सिक्योरिटीज ए बी एंड सी, ए बी एंड सी है, कोरिलेशन आपको तीनों का दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दे रखा है, वेट गिवन है, पूछा क्या है कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड बी, तो कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी। देख लो कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, दिस वन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी, मल्टीप्लाई करके देखो 0.4 इंटू 9 इंटू 11, 39.6 डन। जो पूछा है केवल वही देखना, उसके अलावा मत देखना। चलिए तो 50 एमसीक्यूज मैंने आज करवा दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, है ना सर? हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड